समस्याओं का अंबार लग गया है। 3000 के आसपास समस्याएं, 3000 से ज़्यादा समस्याएं आज पेंडिंग हैं जो हियरिंग के लिए पड़ी हुई हैं। अधिकारी फाइल उनके पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल मत भेजिएगा। आज का समय यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, आयोग के चेयरमैन के संज्ञान में विषय लाया जाता है और वो चेयरमैन साहब बोलते हैं कि भाई अरे मैं रेप के मुकदमे देखूँ, ये मुकदमे देखूँ, मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसा लगता है रेप के केस में भी कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू उठा के ले जाओ तो भी कुछ नहीं हो रहा, SC आयोग को हरिजन आयोग कह दे तब भी कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का कोई अपमान कर दे अनिल मिश्रा तो भी कुछ नहीं हो रहा। आयोग के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं को दूर करना नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता कुछ और हो सकती है। सर, हर बार कोई नया चेयरमैन आता है, आप अपनी बातें रखते हैं, अपनी शिकायतें रखते हैं, लेकिन अभी तक उपलब्धि कोई हासिल नहीं हुई। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार का गठन भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संवैधानिक आयोग है, उसके पास में किसी भी देश के व्यक्ति को समन करने, समन पर ना आने के बाद उसका वारंट इशू करके अरेस्ट करवा के बुलवाने, भारत के किसी भी दस्तावेज को कमीशन के ऑफिस में मंगवाने और अपनी रिकमेंडेशन देख करके इस देश के अनुसूचित जाति समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके जो 2 सदस्य हैं उनके कंधों, 3 सदस्य जो हैं उनके कंधों पर होती है। हमारा काम है महासंघ के प्रतिनिधि होने के नाते कि जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आती हैं, क्योंकि हम लोग सभी संगठनों को जोड़ करके महासंघ जो बना है उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं अत्याचार अन्याय है तो कमीशन के संज्ञान में लाया जाए और कमीशन की मदद लेकर के उसका समाधान कराया जाए। जब रामधन साहब इस आयोग के पहले चेयरमैन बने, हनुमंत थप्पा साहब उसके बाद में दूसरे चेयरमैन बने, दलीप सिंह भूरिया साहब उनके बाद बने, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री साहब उसके बाद बने, फिर आयोग को 2003 में 2 हिस्सों में बांट दिया गया, SC और ST, और पहले आयोग बटे हुए आयोग के जो चेयरमैन थे अनुसूचित जाति आयोग के डॉक्टर सूरजभान साहब बने और इसके बाद निरंतर जो है राम सिंह कठेरिया साहब और उसके बाद में विजय सांपला साहब, इस लगातार इस सीक्वेंस में लोग जो है चेयरमैन बनते चले आए। सभी चेयरमैन के साथ हमारा एक बढ़िया लाइजन रहा है, सभी सदस्यों के साथ हमारा महासंघ का एक बढ़िया लाइजन रहा है। हमारी परिपाटी है, जब भी कोई आयोग में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या कोई मेंबर जब चुनकर आता है, जब उसको अपॉइंटमेंट मिलता है तो हम उसको अपने कल्याण संघ मुख्यालय यहाँ कनॉट प्लेस में बुला करके उनका विधिवत रूप से सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। संवैधानिक शक्तियाँ उनको भारत के राष्ट्रपति जो है प्रदान करती हैं। तो उस स्थिति में हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो संवैधानिक शक्तियाँ उनको मिली हैं उनके माध्यम से इस देश के अनुसूचित जाति जो समाज जो 22 करोड़ के आसपास भारत में रहता है उसके अंतिम व्यक्ति को न्याय देने का काम करेंगे। जहाँ कहीं हमको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है उनके संज्ञान में लाया जाता है, उनको परसू किया जाता है, उनको समझाया जाता है और उनको कोशिश की जाती है कि उनकी मदद लेकर के उनको समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए। कई बार उसमें सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं भी मिलती है, लेकिन पिछले दिनों में देखने में आ रहा है कि जो आयोग में पिछले चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या सदस्य रहे हैं उनकी जो कार्यशीलता थी वो, जैसे मैंने हनुमंत थप्पा जी का नाम लिया, रामधन जी का नाम लिया, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का नाम लिया, दलीप सिंह भूरिया साहब का नाम लिया, या विजय सांपला जी का नाम लिया, डॉक्टर सूरजभान साहब का नाम लिया, या रामशंकर कठेरिया जी का नाम लिया। सभी लोग समस्याओं को सुनते थे, समझते थे और उनका समाधान करने के लिए समय देते थे। उनका हियरिंग करने का जो समय होता था वो 1 हफ्ते में कम से कम 2 दिन हियरिंग रखते थे। सुबह 10 बजे हियरिंग होती थी, कई बार रात के 11 बजे तक विजय सांपला साहब हियरिंग करते थे और 1 महीने में 1 मेंबर या चेयरमैन 8 हियरिंग करता था, 5 होकर 40 हियरिंग होती थी और उसमें एक हियरिंग के अंदर अगर 20, 25, 40 लोगों की दिक्कत सुनी जाती थी, उनका समाधान होता था तो एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलती है। आज ऐसा नहीं है। आज आयोग के जो मेंबर हैं या चेयरमैन हैं वो क्या है कि हियरिंग का डेट किसी ने 1 दिन कर रखा है 1 हफ्ते में, कई लोगों ने 1 महीने में 1 दिन कर रखा है, 1 महीने में 1 दिन, 30 दिन में 1 दिन हियरिंग। समस्याओं का अंबार लग गया है। 3000 के आसपास समस्याएं, 3000 से ज़्यादा समस्याएं आज पेंडिंग हैं जो हियरिंग के लिए पड़ी हुई हैं। अधिकारी फाइल उनके पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल मत भेजिएगा। आज का समय यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, आयोग के चेयरमैन के संज्ञान में विषय लाया जाता है और वो चेयरमैन साहब बोलते हैं कि भाई अरे मैं रेप के मुकदमे देखूँ, ये मुकदमे देखूँ, मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं। और जहाँ तक रेप की बात है तो एक रेप जिसके साथ हुआ, एक महिला और उसका एक बेटी, जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, उस दिन जब हम लोग आयोग में गए और हमने कहा सारे लोगों ने मिलकर के कि आपका एक सदस्य जिसका नाम
ये हमारे ही एक पिटिशनर को, हमारे भाई को, हमारे पदाधिकारी को अरेस्ट कराने के लिए इसने दिल्ली पुलिस बुला ली। तो उस पर हमने एक प्रोटेस्ट किया और उस दिन जो उस हमारे प्रतिनिधिमंडल में एक बाप था जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ और रेप के बाद उस लड़की की हत्या भी कर दी गई और उसके बाद वो रोने लगा कि मेरे केस में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है रेप के केस में भी कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू उठा कर ले जाओ तो भी कुछ नहीं हो रहा, SC आयोग को हरिजन आयोग कह दे तब भी कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का कोई अपमान कर दे अनिल मिश्रा तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा लगता है इस आयोग के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं को दूर करना नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता कुछ और हो सकती है। मैं ऐसा एज ए महासंघ के चेयरमैन के रूप में ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे संगठनों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हमसे कई बार इजाजत मांगी, लेकिन हमने उनको समझाया कि आयोग हमारा है, अगर आयोग के खिलाफ हम ही लोग अगर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो इससे बदनामी होगी हमारे समाज की और हमारी ताकत में ही कमजोरी आएगी। तो इस दृष्टि से हमने एक समन्वय का रास्ता अपनाते हुए आज आयोग के माननीय सदस्य जो अभी 1 महीने पहले नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर जो डॉक्टर विश्वास आज हमारे कल्याण संघ मुख्यालय में आज आए, उनके साथ हमने सारे देश के जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं उनकी समस्याओं पर एक विस्तृत मांग पत्र उनको दिया है और उन्होंने आज विश्वास दिलाया है कि इस विषय में वो सारे मांग पत्र का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके आयोग के माननीय सदस्य के रूप में उन पर उचित कार्रवाई करके सभी लोगों को न्याय दिलाने का संभव प्रयास करेंगे। सर, आपने जो शिकायतें कही वो संगठनों के कर्मचारियों की शिकायतें हैं या आम पब्लिक की, जो SC ST की आम पब्लिक है आयोग में? देखिए, अगर आपने हमारा मांग पत्र सुना हो, SC आयोग ST आयोग को पावर मिले, SC आयोग SC आयोग सभी लोगों की समस्याएं सुने, उनका समाधान करे, देश की बंजर जमीन उपजाऊ बने और उपजाऊ बन करके देश के गरीब तबके में बांटी जाए। SC प्लान सब प्लान का जो पैसा है वो देश के गरीब तबकों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना करके उन बच्चों को 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बना करके हर गरीब बच्चा उसमें उसको पढ़ने का अवसर मिले। तो जो मुद्दे आज उठाए गए हैं वो आम आदमी से जुड़े मुद्दे, ये नहीं है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के मुद्दे हैं। उसमें अगर आपने सुना है तो वो मुद्दे एजुकेशन का मुद्दा है, जमीन वितरण का मुद्दा है, अत्याचार अन्याय का मुद्दा है, जुडिशियल कमीशन बनाने का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी के लार्जर इंटरेस्ट को पर्टेन करते हैं। तो आज जो मांग पत्र दिया गया है वो भारत के आम अनुसूचित जाति समाज की जो समस्याएं उनको स्टडी करके माननीय सदस्य जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आए उनको आज एक विस्तृत मांग पत्र देकर ये उनसे निवेदन किया गया है कि उस पर वो त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलाने की दिशा में पहल करें। लगातार हर बार एक चेयरमैन आता, हर बार आप मांग पत्र देते हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई तो हुई नहीं। देखिए, ऐसा है कि जैसा आज आयोग के मेंबर ने भी कहा कि उनकी ये एक सीमाएं हैं, क्योंकि आयोग के पास में रिकमेंडेशन करने की पावर है। आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, बट उसकी रिकमेंडेशन मानी जाए या ना मानी जाए, कई बार देखने में आया कि आयोग अगर किसी को समन करता है तो समन के खिलाफ हाई कोर्ट में चला जाता है आदमी और उस पर स्टे ले आता है। कई बार रिकमेंडेशन अगर लागू करने के लिए कमीशन बोलता है तो उस रिकमेंडेशन पे भी लोग कोर्ट जाके स्टे ले आते हैं। तो जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें आयोग को जो पावर मिलनी चाहिए, आयोग के पास वो पावर अभी नहीं है। और हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को इस देश के गरीब तबके अनुसूचित जाति समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आयोग को ऐसी पावर देनी चाहिए कि उसकी रिकमेंडेशंस को पूरे देश में मैंडेटरी बनाया जाए, जिससे कि वो लागू होकर के समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आयोग को आपको लगता है कि पावर नहीं है, तो अपने मेमोरेंडम या अपनी शिकायतें देने का फायदा क्या है? देखिए, कई बार जब इश्यू जाते हैं तो उन पर आयोग जब अपनी कार्रवाई करता है, बहुत सारे विभाग उन बातों को मानते हैं, बहुत सारे विभाग नहीं मानते हैं। तो ये मैन टू मैन डिफर करता है कौन आदमी किस विभाग का चेयरमैन है। वो चेयरमैन SC कमीशन की बात नहीं मानता, वो कोर्ट जाना पसंद करता है, लेकिन 100% लोग कोर्ट नहीं जाते, ये भी सच है। बहुत सारे डिपार्टमेंट उन बातों को मानते भी हैं, उनका अनुपालन भी करते हैं, उससे लोगों को न्याय भी मिलता है। हम तो किशोर मकवाना जी को भी कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर उनको प्रेरणा दें। हमने उनसे अहमदाबाद के अधिवेशन में जब उनका ज्वाइनिंग हुआ था तो उनका अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में उनके गृह टाउन में हमने कराया था और हमने कहा था कि हरा पेन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 3 साल यूज करने के लिए दिया है और इसका इतना प्रयोग करें, इतना इसका इस्तेमाल करें कि भारत के अंतिम अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को न्याय दें। अभी हमने कहा, जब हम अभी गए थे पिछले दिनों, हमारा डेलीगेशन गया था, करीब 100 लोग थे, हमने कहा 2 साल आपके चले गए, ये हरा पेन केवल 1 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 1 साल में हो सके तो अपने समाज के आंसू पूछने का काम करें। 1 साल के बाद आप जब लोक न्याय भवन में आएंगे आपको भी अपना पास बनवाना पड़ेगा, और अगर पास आपका तभी बनेगा जब ऊपर से कोई टेलीफोन करेगा। इसलिए इस आयोग में आज आप चेयरमैन के रूप में बैठे हैं, संवैधानिक प्रमुख के रूप में बैठे हैं,
आप इस महत्व को समझिए, हरे पेन का प्रयोग करिए और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश करिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।